जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी फैंस क्लब हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, जो हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं, हम लोग उन टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, टॉपिक है हम लोग का यूपीएससी हिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है और मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, कौन सी बुक पढ़ना है, सब कुछ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि इतिहास की बात की जाए, यदि यूपीएससी में इतिहास की बात की जाए, तो इतिहास को 4 भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। यूपीएससी में जो इतिहास पूछता है वो 4 भागों से पूछता है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक विश्व का इतिहास। ये 4 प्रकार के क्या हैं, आपके इतिहास है। ये कहो कि ये 4 प्रकार के आपके क्या है, इतिहास के पार्ट हैं। देखिए दोस्तों, हर एक पार्ट से हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये होता है कि कभी प्राचीन इतिहास से अधिक पूछ लेगा, तो कभी आधुनिक भारत के इतिहास से अधिक पूछ लेगा। ये लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आपको सबको उतना ही महत्वपूर्ण मानकर पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सबको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स के सिलेबस को या हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्राचीन भारत की इतिहास की बात किया जाए, तो प्राचीन भारत का इतिहास सबसे पहले शुरू होता है सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसे आप हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता तो मुख्य टॉपिक हो गया। अब इसके कुछ छोटे छोटे बिंदु भी हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य बिंदु जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं लिखा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है प्रमुख स्थल। जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है नगर नियोजन। आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो भवन निर्माण है, जो रोडों का निर्माण है, जो सड़कों का निर्माण है, वो बहुत ही सौंदर्यता के साथ बनाया गया है। तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। अगला चीज़ है सिंधु घाटी सभ्यता के समय होने वाले व्यापार और उनका सामाजिक जीवन। आखिर में सिंधु घाटी सभ्यता के समाज कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संस्कृति कैसा था, रहन सहन यानी कल्चर के बारे में भी पूछता है। अगला चीज़ है कला कैसी थी, शिल्प कैसी थी, यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है। अगला चीज़ है पतन के कारण। सिंधु घाटी सभ्यता विकास हुआ, जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ तो इसका पतन भी हुआ, तो पतन के क्या क्या कारण थे, ये यहाँ से भी क्वेश्चन हमसे पूछता है। तो देखिए, सिंधु घाटी प्राचीन भारत का इतिहास में हम लोग सबसे पहले टॉपिक्स पर किसकी बात की, सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से इसे जाना जाता है। अब देखिए, दूसरा आता है वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जिस काल का विकास हुआ या सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिस सभ्यता का विकास हुआ, उसे कहा गया वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में यदि बात की जाए, तो वैदिक सभ्यता में सबसे पहले उनकी सामाजिक संरचना के बारे में, आप जानते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की सामाजिक संरचना कैसी थी, ऋग वैदिक काल में समाज कैसा था और उत्तर वैदिक काल में समाज कैसा था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या भिन्नताएं थी, ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल से कैसे अलग था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो वैदिक साहित्य यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वेदों के साथ साथ उपनिषद, वेदांग आदि के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। अब परिवर्तन की बात की जाए, तो उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन क्या है, और दूसरा चीज़ सिंधु घाटी सभ्यता से जो वैदिक काल है, ये कैसे अलग है या कैसे परिवर्तन हुआ, ये चीज़ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना हो गया ना दोस्तों। अब देखिए,
अगला चीज है महाजनपद और मौर्यकाल। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका महाजनपद और मौर्यकाल। देखिए दोस्तों, जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में से सबसे पहले महत्वपूर्ण पूछता है मगध का उदय पूछता है। तो मगध को आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछता है। मौर्य साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण है सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला चीज है अशोक के शिलालेख। अशोक ने जो शिलालेख बनवाए उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और अशोक का धर्म और अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था। जो सम्राट अशोक थे उनकी जो धर्म की व्यवस्था थी, यानी जिसको धर्म कहा जाता है, अशोक के धर्म पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो अशोक के प्रशासनिक व्यवस्था थी, आखिर में अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला बात किया जाए तो अगला आता है गुप्त काल। आप लोग जानते हो कि गुप्त काल को स्वर्ण काल के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो आखिर में स्वर्ण युग की स्थापना कैसे हुई, आखिर में हम लोग गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगला है विज्ञान, गणित, साहित्य और कला का विकास। देखिए दोस्तों, जो गुप्त काल है, आप जानते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुप्त काल में बहुत ज़्यादा सोना उगता था इसलिए, या बहुत ज़्यादा सोने की मात्रा थी इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो गुप्त काल था इसमें चौमुखी विकास हुआ, यानी चारों दिशाओं में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, हर एक क्षेत्र में विकास हुआ। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम लोग स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया। अगला चीज़ है प्रशासनिक व्यवस्था, गुप्तकालीन मंदिर और वास्तुकला। ये क्या है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद मैं एक पॉइंट छोड़ दिया हूँ, जो बौद्ध साहित्य है और जैन साहित्य है, वहाँ से कुछ क्या होते हैं, उनके सिद्धांतों पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला चीज़ है, और जो प्राचीन भारत के इतिहास में कुछ दक्षिण भारत के इतिहास है, कुछ दक्षिण भारत के राजवंश है, इसको मैं बता रहा हूँ। चोल, पल्लव, चालुक्य, चेर, राष्ट्रकूट, संगम युग, सातवाहन और कुषाण। ये क्या है, कुछ महत्वपूर्ण राजवंश है जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये रहा आपकी जो भी अभी तक बताया हूँ, ये रहा आपका प्राचीन भारत का इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक। अब चलते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जान लेते हैं। सबसे पहले आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश हुए, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला बात किया जाए तो भक्ति और सूफी आंदोलन भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। और मुगल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अकबर के बारे में। अकबर के शासन के बारे में विशेष रूप से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। जो अकबर हैं, अकबर के बारे में आपको विशेष रूप से अध्ययन करना पड़ता है। और यदि बात किया जाए आगे महत्वपूर्ण टॉपिक की, तो अगला है मराठा साम्राज्य और छत्रपति शिवाजी के बारे में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इनकी मध्यकालीन प्रशासनिक, यानी मध्यकाल में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो यहाँ की कला थी और जो यहाँ की संस्कृति थी, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रहा आपका मेडाइवल हिस्ट्री से महत्वपूर्ण टॉपिक्स। देखिए दोस्तों, मेडाइवल हिस्ट्री से थोड़ा कम क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। जो आधुनिक भारत का इतिहास है और जो प्राचीन काल भारत का इतिहास है, इससे थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा के पूछता है। अब देखिए दोस्तों, ये दो चीज़ जान गए। अब हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके टॉपिक्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास में क्या क्या पूछा जाता है। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, यूरोपीय कंपनी भारत में कैसे आई, और मुख्य रूप से आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है। अगला है 1857 की क्रांति, प्लासी और बक्सर का युद्ध, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1858 से लेकर 1947 के बीच की सभी घटनाओं का आपको अध्ययन करना पड़ता है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी 1885 से 1947 के बीच के सभी घटनाओं, सभी महत्वपूर्ण तिथियों का अध्ययन करना पड़ता है। अगला है कांग्रेस का गठन कैसे हुआ, कांग्रेस का विकास कैसे हुआ, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बंगाल का विभाजन यानी 1905 और स्वदेशी आंदोलन, यानी अपने देश के अंदर, देश को आज़ाद कराने के लिए अपने देश के अंदर जो भी आंदोलन लड़े गए, जो भी संघर्ष किया गया, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है गांधी युग, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी जी के जो आंदोलन है उनसे 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। जैसे देखिए, चंपारण, खिलाफत, असहयोग, सविनय और भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला चीज़ है क्रांतिकारी आंदोलन में, जैसे भगत सिंह से रिलेटेड कभी क्वेश्चन आ गया, कभी चंद्रशेखर आज़ादी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा।
अगला है कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम। आप जानते हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है, लेकिन 3-4 जो अधिनियम है जो बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे 1909, 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है माउंटबेटन योजना और भारत पाकिस्तान का विभाजन। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, जब देश गुलाम था उस समय सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से समाज को सुधारा जा रहा था, वहाँ से कुछ आंदोलन के माध्यम से। तो वो कुछ आंदोलन महत्वपूर्ण है, मैं बता रहा हूँ। जैसे राजा राम मोहन राय हैं, स्वामी विवेकानंद है और ज्योतिबा फुले हैं। इन्होंने जो सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है ब्रिटिश काल में शिक्षा, प्रशासन और राजस्व नीति। ब्रिटिश काल में शिक्षा जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी और राजस्व नीति कैसी थी। तो दोस्तों ये रहा आपका प्राचीन भारत का मैंने कुछ टॉपिक बताया। मध्यकालीन बहुत कम पूछा जाता है और आधुनिक भारत का कुछ मैं क्या बताया, टॉपिक बताया। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं आधुनिक विश्व का इतिहास। आधुनिक विश्व के इतिहास में आपको क्या क्या पूछता है, इसको सबसे पहले जान लेते हैं, इसके बाद मेंस पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आधुनिक विश्व का इतिहास है इसमें क्या पूछता है, ये मुख्य रूप से क्या है, मेंस का टॉपिक है, ठीक है ना। ये मुख्य रूप से क्या है, मेंस की टॉपिक है। तो चलते हैं हम लोग मेंस के टॉपिक्स पर चर्चा कर लेते हैं। ये तीनों कहाँ पूछा जाता है, आपको सिर्फ प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ये ध्यान देना है कि जो आधुनिक विश्व का इतिहास होता है ये आपको प्रीलिम्स में नहीं पूछता है, ये जीएस फर्स्ट है, मेंस का जो जीएस फर्स्ट है उसमें पूछता है। तो देखिए दोस्तों, जो मेंस का जो जीएस फर्स्ट है उसमें क्या क्या पूछता है। सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और आधुनिक विश्व का इतिहास सबसे पूछता है। जो मैंने आधुनिक भारत का इतिहास यहाँ पर बताया वही क्या है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है, ठीक है ना। तो आधुनिक विश्व का इतिहास को भी देख लेते हैं और एक बार चलिए मैं आपके लिए बता देता हूँ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भी बारे में। देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक चरण 1885 से 1919 तक। गांधी युग के बारे में पूछता है, गांधी जी की जो भी आंदोलन है वहाँ पूछता है। क्रांतिकारी जो भी आंदोलन हुए वो पूछता है। उपनिवेशवाद का प्रभाव पूछता है। स्वतंत्रता संग्राम में जो महिलाओं की और जो सामाजिक सुधारों के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछता है। जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट हुई, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। भारत में औपनिवेशिक शासन का प्रभाव कैसे पड़ा, कृषि पर, उद्योग पर, व्यापार पर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रिटिश नीति और उनका भारतीय समाज पर प्रभाव, ब्रिटिश प्रशासनिक सुधार, ब्रिटिश की क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी और ब्रिटिश के आने से, ईस्ट इंडिया कंपनी आने से भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। यानी जो आधुनिक भारत का इतिहास है वही मान लो क्या पूछा जाता है, जीएस फर्स्ट में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ अधिक पूछा जाता है, आधुनिक विश्व का इतिहास। तो चलिए आधुनिक विश्व के इतिहास पर चर्चा कर लेते हैं। आधुनिक विश्व के इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, औद्योगिकरण, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है और सेकेंड वर्ल्ड वार है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। रूसी क्रांति, उपनिवेशवाद और संयुक्त राष्ट्र संघ और कुछ वैश्विक संस्थाओं के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देख लेते हैं रिसोर्सेज। आखिर में इतना चीज़ है तो हमको कहाँ कहाँ से चीज़ें पढ़नी है। तो देखिए सबसे पहले रिसोर्सेज की बात की जाए तो आपको 6 से 12 तक जो हिस्ट्री है वो सब एनसीईआरटी का पढ़ लेना था, ठीक है ना। सबसे पहले 6 से 12 तक आपको पूरा एनसीईआरटी का हिस्ट्री पढ़ लेना है। इसके बाद आपको एंशिएंट हिस्ट्री के लिए यानी प्राचीन भारत के इतिहास के लिए आपको रामशरण शर्मा की बुक पढ़नी है। और मेडाइवल हिस्ट्री के लिए यानी मध्यकालीन भारत के लिए आपको सतीश चंद्र की बुक पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है जो राजीव अहिर की है। अगला है वर्ल्ड हिस्ट्री, जो आधुनिक विश्व का इतिहास है, इसके लिए आपको 9 और 10 की सिर्फ क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है हिस्ट्री की, ठीक है ना दोस्तों। अगला है आज़ादी के बाद का भारत और भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये आपको किसकी पढ़नी है, बिपिन चंद्र जी की पढ़नी है। ये बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये वीडियो रहा जो आज आप जान पाए कि हिस्ट्री के कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।